हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे चल रहे हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री मैराथन कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री मैराथन में हम 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हमारा है 71 नंबर क्वेश्चन और ये आपका टॉपिक है अणु परमाणुओं तथा मोल संकल्पना पे क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? बताइए इसमें से किसमें जो है वो परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर N2 है 16 ग्राम। तो N2 16 ग्राम है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 7 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। सॉरी, एटॉमिक मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। तो 14 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाला गया है। तो 14 दूना 28 यहाँ पे हो जाएगा। तो 16/28 0.57 मोल हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से O2 का हम लोग देख रहे हैं। तो O2 का 16 दूना 32 हो गया। तो 16/32 0.5 हो गया। CO2 का कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.36 हो रहा है। इसका कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? CH4 का आ रहा है 1 मोल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? CH4 होगा। इसी में क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो CH4 यहाँ पे क्या है? C नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है कौन जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है? तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो खुद से स्टेबल रह सकता है तो वो यहाँ पे कौन होगा? तो ये आर्गन होगा, क्योंकि यही क्या है आपका अक्रिय गैस है। ठीक है, नोबल गैस है। जबकि हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में पाया जाता है और ओजोन जो है वो O3 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तभी स्टेबल रह पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आर्गन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है। उत्तराखंड टेट में पूछा गया है। तो फास्फोरस का क्या होता है? ये किस फॉर्म में पाया जाता है फास्फोरस? तो ये P4 के फॉर्म में पाया जाता है फास्फोरस। तो ये क्या होगा? B नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कितना कणों की संख्या होगी? तो ऑक्सीजन क्या होता है? O2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 × 16 32 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 8/32 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/4 × 6 × 10⁻⁻23। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, मतलब 1.51 × 10⁻23। तो 1.51 × 10⁻23 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 1.51 × 10⁻23। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा, ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? तो बताइए यहाँ पे किसमें होगा? ऑक्सीजन में O2 होते हैं। इसमें क्या होता है? H2 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह का परमाणु हो गया, CO2 हो गया। फिर यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2 है। तो इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। इसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए आसान है, पंजाब टेट में पूछा गया है। कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 10 ग्राम में कितना परमाणुओं की संख्या होगी वो पूछ रहा है। तो यहाँ एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है और 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो 10 ग्राम में हम लोग को पूछना है यहाँ पे कैल्शियम में उपस्थित कैल्शियम में परमाणुओं की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 10 ग्राम दिया हुआ है तो 10 को हमको क्या करेंगे? 6.64 से डिवाइड करेंगे। तो सॉरी यहाँ पे हाँ, तो कितना नंबर ऑफ परमाणु की संख्या हो जाएगी? या एक नियम से भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पे 6.64 × 10⁻23 बराबर एक परमाणु। तो 10 ग्राम बराबर कितना परमाणु? इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.5 × 10⁻23। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपी टेट का पूछा गया है। देखिए सीटेट में ये सब पूछा नहीं है अभी तक, सारा स्टेट लेवल में ही आ रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु है? तो 1 ग्राम H2 है, 1 ग्राम N2 है, 1 ग्राम CH4 है, 1 ग्राम CO2 है। तो बताइए किसमें किसका मात्रा ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ग्राम CH2 है तो 1 बटा यहाँ पे क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये 1 बटा यहाँ पे क्या होगा? 14 दूना 28 से डिवाइड करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। फिर 1 बटा CH4 है तो ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये और भी कम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे क्या होगा? अधिकतम क्या होगा? ये 1 ग्राम H2 में, क्योंकि ये सब और कमते ही जा रहा है आपका। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से ये सॉल्यूशन किया गया है। तो मोल इतना है तो ये और कमते ही जा रहा है, इसलिए वही सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 128 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या होगी। तो 128 ग्राम क्या है? SO2 है। तो सबसे पहले देखेंगे SO2 का क्या होता है। तो SO2 का कितना होगा एटॉमिक मास? तो यहाँ पे सल्फर का यहाँ पे क्या होता है? 32, ऑक्सीजन का 16। तो 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो जाएगा? 64। तो हम लोग क्या करेंगे? 128/64। तो 128/64
तो कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। तो 2 मोल आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कि कितना फास्ट हम आपको वो करवा दिए, तो आप बहुत फास्ट हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हम लास्ट टाइम में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आधा घंटा में आप अपना केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है धातु की अभिक्रियाशीलता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, सीटेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है धातु P धातु Q को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। तो P जो है वो Q को विस्थापित कर दे रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि P का अभिक्रियाशीलता जो है वो Q से क्या है, ज़्यादा है। P जो है वो Q से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, परंतु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो P जो है वो R को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जो है वो R जो है वो P से भी क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हुआ, R, उसके बाद कौन हुआ, P, और सबसे कम कौन हुआ, Q। तो इससे पता चल रहा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, Q। तो इसमें कह रहा है इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो Q जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए कोई रटने का आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, अभिक्रियाशीलता सीरीज को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बस पूछा है। तो सीटेट में कभी बहुत कम ही रटने वाला क्वेश्चन देता है आपका। ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या दिया है, Q। बी ऑप्शन दिया है, तो ये Q आंसर दिया है। तो बहुत अच्छा ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन था। चलिए ये देखिए हम रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का ट्रिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि सीटेट में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है आपका, काशीनाथ का माली, के से हो गया काशीनाथ हो गया, Na का सी है, माली Mg उसको मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे। इसका यूज हम लोग किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए थोड़ा हम इस पर टाइम दे रहे हैं क्योंकि इससे आपका फिक्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें ये देखिए पहला जो दिया गया है, इसमें क्या यहाँ पे दिया गया है, एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम, और यहाँ पे जिंक है। तो बताइए क्या जिंक जो है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक जो है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, ऊपर में है, और जिंक कहाँ पे है, नीचे में है। एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक क्या है, कम रिएक्टिव है। तो जिंक एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब इसमें ये अभिक्रिया नहीं होगा। सेकंड देख रहे हैं एल्युमिनियम और फेरस है, तो बताइए एल्युमिनियम ऊपर में और फेरस नीचे में है, तो नीचे वाला कभी ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि नीचे वाला तो गरीब होता है, ऊपर वाला ना अमीर होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो है वो मतलब फेरस जो है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन देखिए, ये भी खत्म हो गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए कॉपर और फेरस है, तो बताइए कॉपर कहाँ है, नीचे में है, और फेरस ऊपर में है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर आपको दिख रहा है, कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पे हाइड्रोजन से भी नीचे है, लिस्ट रिएक्टिव है कॉपर। तो फेरस क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर उसी तरह से कॉपर है और जिंक है, तो यहाँ पे भी कॉपर नीचे में है, जिंक ऊपर में है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, तो सी और डी यहाँ पे पॉसिबल है। तो सी और डी देखते हैं किस में है, तो सी और डी जो है वो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी और डी है, तो ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा। क्या बताए हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो H2SO4 से अभिक्रिया कर लेती है लेकिन HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं आगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन दिया गया है, ये वाला रिएक्शन बहुत सारा जो है यूट्यूब में बताता है कि नहीं पॉसिबल है, और बहुत सारा चैनल जो है बता रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए हमने जो केमिकल सीरीज बताया था तो उसमें जो है वो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि H2SO4 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये कॉपर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को ये रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। जबकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और ये HCl में क्या होता है, HCl और कॉपर का रिएक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है,
हाइड्रोजन जो है वो ऊपर में और कॉपर नीचे में है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब वही रीजन यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि यहाँ पे भी ये भी बहुत सारा आप देखिएगा यूट्यूब में जा करके, तो ये बहुत सारा चैनल जो है इस रिएक्शन को पॉसिबल नहीं बता रहा, लेकिन कुछ जो है वो अच्छा जो है वो बता रहे हैं। तो सीटेट में बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये क्वेश्चन को जरूर करके जाएँ, हो सकता है कि ये रिपीट कर दे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, कॉपर है, क्योंकि देखिए एक्टिविटी जो सीरीज हम बताए थे, ठीक है, आलू पकाता है, कौन है आगे आओ, तो अब पकाता है के बाद कौन है आगे आओ, तो कॉपर नीचे में आ रहा है, फिर भी ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि H2SO4 का कॉपर के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन HCl के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये एक्सेप्शन हो गया, समझिए कि आपके लिए एक एक्सेप्शन है ये। तो हम भी इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि हम भी तो फिजिक्स के टीचर हैं, तो इसके लिए हमको यूट्यूब पे बहुत सर्च करना पड़ा, तो हम आपको बता रहे हैं। तो आपका इतना टाइम हम बचा रहे हैं, इतना रिसर्च करके आपको बता रहे हैं, तो आप लोग इसको एक जान लीजिएगा कि ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, इस तरह का एक्सेप्शन वाला बहुत ही पूछता है एग्जाम में, रिपीट करता है बार बार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम 100% हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज से एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, एकदम फिक्स आप मानिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है, धातु ए धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है, ए बी को विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब कि ए का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है किससे, बी से। फिर क्या कर रहा है, किंतु धातु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सी का क्या है, ए से ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है वो सी को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। धातु बी धातु डी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर रहा है, इसका मतलब बी जो है वो किसको विस्थापित कर रहा है, डी को, इसका मतलब बी का क्या है, डी से ज़्यादा है, बी का क्या है, डी से ज़्यादा है, और सी का क्या है, ए से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सी को इधर लगा देते हैं, तो देखिए CABD, देख लीजिए CABD कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है CABD। कितना आसान ये क्वेश्चन है, बताइए, कोई रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। देखिए आंसर भी इसका क्या दिया है, सी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, PQRS 4 धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए हैं। P और S को Q क्रमशः उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो P और S को कौन विस्थापित कर रहा है, Q, इसका मतलब Q का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, मतलब Q जो है वो ज़्यादा है किससे, P से भी और S से भी ज़्यादा है, P और S दोनों से ज़्यादा, लेकिन P और S का नहीं दिया इन्फॉर्मेशन। तो आगे देखते हैं P और S का इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या दिया था, P डिस्प्लेस, ये इंग्लिश में लिखा था P डिस्प्लेस S एंड R, तो P जो है वो P डिस्प्लेस S एंड R फ्रॉम देयर रिएक्टिव साल्ट सोल्यूशन। तो इसका मतलब P का जो है वो ज़्यादा है, P का ज़्यादा है किससे, P डिस्प्लेस S एंड R, S एंड R से ज़्यादा है, ठीक है। S और R को P क्रमशः उसके विलयनों से विस्थापित करता है, ठीक है। तो S और R को P, केवल R को S उसके लवणीय केवल R को S उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। तो केवल R को कौन विस्थापित कर सकता है, तो S, केवल R को S, तो इसका मतलब S का क्या है, R से ज़्यादा है, तो S का R से ज़्यादा है, ठीक है। तो S का R से ज़्यादा है, और पीछे वाला में क्या था, पीछे वाला में हम लोग देख रहे थे Q का ज़्यादा था, पीछे हम लोग देख रहे थे Q का ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमको तो लग रहा है R का सबसे कम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पीछे वाला हम लोग देखते हैं। पीछे में यहाँ पे क्या देख रहा था, यहाँ पे कह रहा था P और S को Q, तो यहाँ पे Q का ज़्यादा है, P और S का कम है, तो एक जगह लिखते हैं तो समझ में आएगा। देखिए ये 3 सिनेरियो हम लोग को पता चल रहा है कि Q का ज़्यादा है P और S से, ठीक है, P का ज़्यादा है S और R से, फिर S का ज़्यादा है R से। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, Q का ज़्यादा है किससे, तो P से, ठीक है, और P ज़्यादा है किससे, S से, तो P ज़्यादा किससे है, तो S से, और S ज़्यादा किससे है, तो R से। तो ये R कम हो गया, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कौन दिख रहा है, सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक सक्रिय धातु जो है वो तो हमको यहाँ पे कौन लग रहा है, तो हमको तो यहाँ पे Q लग रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे P दिया है। तो देखते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है। अरे ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु, ये चीज़ हम लोग नहीं देख रहे थे।
यहाँ पे द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कर रहा है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कौन है? तो क्यू है। तो क्यू हम लोग तो सही लाए थे, लेकिन द्वितीय पूछ रहा है तो द्वितीय में कौन है? तो पी है। ये देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाता है। वाह यार, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आंसर दीजिएगा। देखिए हम भी मिस्टेक कर गए थे। तो यहाँ पे क्या है? द्वितीय बोल रहा है, तो द्वितीय में कौन है? तो पी होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक परखनली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि HCl का, कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? कॉपर नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यही H2SO4 रहता तो अभिक्रिया हो जाता। चलिए इसमें क्या आंसर दे रहा है? A को B के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है। तो A को हम लोग B के घोल में डाल रहे हैं तो उसका रंग क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, B को रिएक्शन कर दे रहा है। इससे पता चल रहा है कि A रिएक्टिव है ज़्यादा किससे? B से। ठीक है। जब C को B के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि C ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है B से। इसका मतलब B ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? C से। इसलिए C B को कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसका रंग नहीं बदलता। A B C की अभिक्रियाशीलता के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो A का ज़्यादा है किससे? B से। और B का ज़्यादा किससे है? C से। तो यहाँ पर A का बड़ा होगा, फिर B का और फिर C का। और यहाँ पे देखिए बड़ा उधर उल्टा में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? A नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। A का सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर B है, फिर क्या है? C है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। फिक्स 100% बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा इससे। 87 में कह रहा है नीचे दी गई तालिका में 3 धातुओं की विभिन्न विलयनों से अभिक्रियाओं के प्रकार को निरूपित किया गया है। ठीक है। A है, B है और C है, 3 धातु है। तो A का यहाँ पे क्या कर रहा है? A का आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। जबकि कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है? जिंक के साथ हो रहा है या नहीं ये पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, A B C का यहाँ पे पता करना। तो सबसे पहले हम लोग आयरन, कॉपर और जिंक के बारे में समझते हैं कि आयरन, कॉपर और जिंक का क्या है एक रिएक्टिविटी सीरीज में स्थान। हम लोगों ने जो ट्रिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? काशीनाथ का माली आलू जरा। तो आलू जरा फीके पकाता है, तो जरा वहाँ पे क्या होता है? जिंक हो गया था। तो आलू जरा फीके पकाता है, तो फीके पकाता है। ठीक है। फिर कौन है? आगे आओ। तो यही हम लोग को कॉपर से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब जिंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। फिर क्या है? फिर फेरस है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, और A जो है वो कॉपर से रिएक्शन कर ले रहा है। A जो है वो किससे हो रहा है? कॉपर के साथ इसका रिएक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब A बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कॉपर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। और B जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? तो B का किसी से नहीं रिएक्शन, ना तो इससे रिएक्शन, ना ही इससे रिएक्शन है, ना ही इससे रिएक्शन है, मतलब B और भी कम है। ठीक है। वो किसी से नहीं रिएक्शन कर रहा है। और C जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? तो C जो है वो रिएक्शन कर ले रहा है आयरन से। आयरन से रिएक्शन कर ले रहा है, मतलब ये आयरन के कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो आयरन से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि C जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे हमको दिख रहा है। C सबसे ज़्यादा दिख रहा है। C के बाद फिर क्या दिख रहा है? A दिख रहा है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन दिख रहा है? B दिख रहा है। तो यहाँ पे C A B ऑप्शन में होना चाहिए। C सबसे ज़्यादा, फिर A और फिर क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो C A B होना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं C A B में कौन देता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखते हैं। तो C A B हम लोग को आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर वही दिया है C A B। तो A नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया है C A B। तो देख रहे हैं किस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लिए, तो आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आ गया बड्डो। अगला क्वेश्चन है धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। X जो है वो धातु Y को उसके लवण से, तो X जो है वो क्या कर रहा है? Y को विस्थापित कर दे रही है। X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसका मतलब Z क्या है? X से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी ना X Z को नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? Z सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे Z सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखते हैं आंसर क्या है।
हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है सही आंसर क्या दिया है आपका, तो जेड यहाँ पे सही आंसर दिया है, तो जेड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में जिंक को मिलाया जाता है तो कॉपर अवक्षेपित होता है। तो कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर तो नीचे है ही और जिंक ऊपर में है, ठीक है, क्योंकि जरा ऊपर में है, कौन है जो आगे हो तो वो तो आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है तो जिंक इज रिड्यूस्ड, जिंक का चयन हुआ नहीं, कॉपर सल्फेट विश्लेषण घटता है, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। हाँ, जिंक का SO4 से मिल रहा है तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, जिंक का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह इनमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तिल्ली परख नली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ में उपस्थित की ओर संकेत करती है। तो पॉप की आवाज़ से कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं पॉप की आवाज़ से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉप की आवाज़ से कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। इसलिए बिना आंख बंद किए, बिना सोचे समझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में जैसे ही पॉप की आवाज़ वाला आएगा हाइड्रोजन गैस मार दीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है। कह रहा है आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बताइए क्या आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, तो कथन सत्य है वो पूछ रहा है। तो आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, तो नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, काशीनाथ का, देखिए यहाँ पर कॉपर जिंक और फेरस से ही रिलेटेड है, इसलिए ये तीनों का ही हम लोग देखते हैं। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ। तो इसका मतलब क्या है, जिंक का ज़्यादा रिएक्टिविटी है। तो आयरन कैन डिस्प्लेस जिंक, नहीं, ये गलत है। आयरन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, हाँ, जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि कॉपर कहाँ है, नीचे में है। तो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हाँ ये सही है। फिर कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, बताइए कॉपर आयरन को रिप्लेस करेगा, नहीं, तो ये भी गलत है। तो केवल बी सही है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीटेट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि। तो टीन से क्यों पुता होता है, जस्ता से नहीं। क्या होता है, क्योंकि जस्ता ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरस से भी ज़्यादा रिएक्टिव है जस्ता, समझ रहे हैं, लोहा से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या है, रिएक्शन कर लेगा खाद्य पदार्थ से, और टीन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे होगा। इसलिए हम लोग, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक ही अभिक्रियाशील होता है, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए जस्ता का उपयोग हम लोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। बताइए कौन जो है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। तो NaCl तो करेगा ही होगा, ठीक है। फिर कास्टिक सोडा है, शुगर सॉल्यूशन है, नींबू का रस है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सोच करके बताइए। नींबू का रस है, तो नींबू का रस है तो ये इसमें करंट पास हो जाएगा। कास्टिक सोडा प्लस माइनस में ब्रेक होना चाहिए, लेकिन शुगर का जो सोल्यूशन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल होता है उसका सोल्यूशन, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शर्करा के सोल्यूशन मतलब शुगर के सोल्यूशन से करंट पास नहीं करेगा, जबकि ये सबसे करंट पास हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चुटकी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जल आसमान संयंत्र में डालने से क्या होता है। तो पानी को उबालने का तापमान कम हो जाता है, पानी का pH बढ़ जाता है, कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, जल वाष्पों का संघनन बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बताइए क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का काम क्या है। तो इसका काम है, आप लोग जानते हैं, तो बताइए कि इसका काम है कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करना, क्योंकि यह क्या होता है, लैट्रिन ये सब में डाला जाता है, ठीक है, कहीं पे साफ़ सुथरा करना है वहाँ पे डाला जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देख सकते हैं आप लोग, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, तेल, यूरिया, ये सब जैव माला मैल, ये सब को अलग करने में इसका यूज होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक है, तो कौन इसमें से यौगिक है जो बताना है। हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन और जल। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O, जल जो है वो यौगिक है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, ये हीरा जो है वो कार्बन का प्रूफ है, ये भी कार्बन का प्रूफ है, ओजोन ये क्या है, O3 है, और ये H2O है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, तो ये क्या है, यौगिक है।
देखिए यहाँ पे क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वाटर। मिनरल जो है, मिनरल वाटर, खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक है। निम्न से जल शोधन की कौन सी विधि खनिजों की भारी हानि करती है? खनिजों की भारी हानि करती है जो मतलब कि वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हैवी लॉस ऑफ द मिनरल। कि हम लोग को कौन सा विधि, तो उबालने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होता है हम लोग को मिनरल का, या छानने से होता है, या छानना और उबालना दोनों से होता है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए हम लोग घर में आरओ लगाते हैं, कितना प्यार से लगाते हैं, आरओ का वाटर पी रहे हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए आरओ का वाटर बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो रिवर्स ऑस्मोसिस से बनता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खनिज लवण का हानि हो जाता है। मतलब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी, उसको भी वो रोक देता है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ जो होता है। इसलिए आरओ का वाटर डॉक्टर लोग मना करते हैं कि आरओ का वाटर ज़्यादा नहीं पीजिए, ठीक है, क्योंकि में बहुत सारा खनिज लवण जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है वो भी उसमें से निकल जाता है। जबकि उबालना ये सब ज़्यादा अच्छा है, उबालना, या फिर हम लोग जो मिनरल वाटर बनाते हैं आसवन विधि से, ठीक है, उसको वाष्प पे बना करके फिर संघनन करके ठंडा करके, वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो भारी हानि करता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन है आरओ। तो याद रखिएगा आरओ, आरओ तो सब लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विलयन के लिए सही है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक विषमांग मिश्रण है। बताइए, विलयन विषमांग मिश्रण होता है? नहीं। हालांकि हम लोग पानी में चीनी को घोल देंगे, नमक को घोल देंगे, तो वो क्या होता है, समान रूप से उसमें मिल जाता है। तो ये क्या होता है, समांगी मिश्रण बनता है, विषमांगी नहीं बनता। तो ये गलत है। यह ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है। हाँ, यह ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। समान रूप से हम लोग मिलाएंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए खोआ मिला देते हैं, ये गुलाब जामुन बनाते हैं, तो गुलाब जामुन में मिलाते हैं ना जी खोआ, तो वो क्या होता है, समान रूप से मिला देते हैं। तो मैदा में चीनी मिला देते हैं तो समांगी मिश्रण हो जाता है, ठीक है। गैस का उदाहरण आप लोग फॉग ये सब का देख सकते हैं, फॉग ये सब में गैस ये सब, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है। केवल सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, ये सही है, दो सही है, तो ये बी केवल दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राइन है, तो ब्राइन यहाँ पे क्या है, तो NaCl का संतृप्त विलयन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये यूपीटेट, तो सीटेट में ऐसा रटने वाला नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस में ठोस से बने विलयन का एक उदाहरण है, बताइए। बोतल में बोतल कौन है? गाना नहीं गा रहे हैं, बोतल में बोतल, बोतल में पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस से ठोस में बने विलयन का एक उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे सी है, पीतल जो है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पत्ती द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, एक विलयन है और उससे विलेय हमको प्राप्त करना है, तो किस पत्ती के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो बताइए, मान लीजिए कि नमक और पानी का सॉल्यूशन है, नमक और चीनी का सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे, तो उसको वाष्पन करेंगे। वाष्पन करने से वाष्प उड़ जाएगा, जल पानी बढ़ के उड़ जाएगा, नमक और चीनी बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, यू आर करेक्ट, फॉलो मी। तो ये बिहार टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो ये 0.03 होता है। ये सब रटने वाला कभी सीटेट में नहीं पूछता है, ये सब स्टेटे लेवल वाला पूछवे करता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु में कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलितता प्रतिशतता है। तो बताइए, बहुत सारा गैस है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये सब CO2, 0.03, मीथेन, आर्गन, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये सबका प्रतिशत लगभग कितना है? तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिलकर के ही लगभग 99% हो जाता है। तो ये 1% ही इसका होता है। देखिए यहाँ पे 1% आंसर दिया है बी, क्योंकि ये दोनों मिल करके 78 और ये 20 हम लोग ऐड करेंगे तो 7 दोनों 98, 99 पर, तो यही हो जा रहा है। तो 1% लगभग ये सब होता है। तो ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगला कह रहा है, अशुद्धियों से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो परम शुद्ध जल को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर मतलब क्या है, आशुद्ध, मतलब वो आसवन विधि से बनाया गया है। तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल में उपस्थित होता है? तो भारी जल का क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ये 2 वाला होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीटेट का पूछा हुआ है, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पानी मतलब जल का भारीपन नहीं, इसको कठोरतापन बोलना चाहिए। तो जल जो कठोर होता है, ठीक है, तो वो कठोरता मतलब कि वो कड़वा जो होता है जल, मीठा जल नहीं, कड़वा जल, तो वो किसके कारण होता है?
तो ये होता है बी नंबर ऑप्शन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यूपी टेट का वायु में नाइट्रोजन की गैस की मात्रा कितना है, तो 78% सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु स्थान गिरती है, वायु में भार होता है। बताइए सीटी क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन सा कथन गलत है। तो वायु स्थान गिरती है, वायु में भार होता है, जल चक्र में वायु की भूमिका होती है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत है। क्योंकि मृदा में होता है वायु को, क्योंकि हम लोग पानी में मिट्टी में पानी को डालते हैं तो बुलबुला जैसा निकलता है कि नहीं, तो वो वायु वहाँ पर रहता है उपस्थित। ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, हवा हमेशा मिश्रण है, कोई गैस हमेशा यौगिक है, तत्व हमेशा एक परमाणु है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये छत्तीसगढ़ टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, ठीक है, कोई गैस हमेशा यौगिक है, कोई गैस हमेशा यौगिक होता है, ये गलत है। तत्व हमेशा एक परमाणु है, हमेशा एक परमाणु है, ये भी तो तत्व हमेशा एक परमाणु है, तो नहीं, हाइड्रोजन H2 जो है वो अणु के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे सही, हमेशा मिश्रण है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो बी नंबर, क्योंकि ये समांगी यहाँ पे यौगिक भी हो जाता है, जैसे CO2 है, तो ये समांगी भी है, यहाँ पे यौगिक भी है, मिश्रण नहीं है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। हाफ घंटा का वीडियो, देखिए मैराथन की तरह ही है, लेकिन हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं हाफ आवर का, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो सब लोग देख नहीं पाते हैं और वो टॉपिक छूट जाता है। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो बहुत जल्दी हम वो भी वीडियो आपको डालेंगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री कमज़ोर है, वीक है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपका ये आधा घंटा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 3 क्वेश्चन का जरूर इंक्रीमेंट होगा। और देखिए एक एक क्वेश्चन के कारण बहुत सारे लोग का सीटेट नहीं हो पाता, और इस बार सीटेट निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा अगस्त में, तो हो सकता है उसके पहले का जो सीटेट होगा जुलाई में, उसका रिजल्ट उस समय तक नहीं आ पाए। इसलिए आप पूरी तक, क्योंकि अगर देखिए आगे यदि अभी आप सीटेट निकाल लेते हैं तो आप आराम से बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप सीटेट नहीं निकालेगा तो फिर नेक्स्ट सीटेट का तैयारी में आप लगिएगा तो फिर बीपीएससी का कब कर पाइएगा, आप सीटेट में ही रह जाएंगे। इसलिए इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, दिन रात एक करके इस वीडियो को देख लीजिए, आधा घंटा और थोड़ा सा और मेरा भी वीडियो देख लीजिए, आपको और फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही आ रहे हैं, आपको पूरा केमिस्ट्री हम ज़रूर करवा देंगे। बायोलॉजी तो नहीं करवा पाएंगे, पर केमिस्ट्री हम पूरा आपको करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।